लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है कि एक स्थिर अनुपात, जो उनका अनुपात रहता है ना वो फिक्स रहता है। ठीक है। अब जैसे कि बात करें, द लॉ वाज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट in 1794। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या और डेफिनेट प्रोपोर्शन इज गिवन बाय द फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट इन 1794। फिर अपन बात करें कि द लॉ डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ द वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। ये लॉ ये बताता है कि बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ना, है ना, वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, तो जो कंपोजिशन जो होता है ना, कंपोजिशन बहुत सारे एलिमेंट्स का कंपोजिशन मतलब एक अनुपात, एक फिक्स प्रोपोर्शन। जैसे बात करें ना H2O, जैसे अपन बात करते हैं कि H2O, तो H2O में हमेशा ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल मिलके बनेगा और हाइड्रोजन में हमेशा हाइड्रोजन के हमेशा दो मॉलिक्यूल मिलेंगे, जब जाके H2O का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही बात करें तो CO2 में हमेशा कार्बन का एक मॉलिक्यूल मिलेगा और ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो ये जो प्रोपोर्शन है कार्बन का, ऑक्सीजन का, H2O में हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, तो वो क्या रहता है, एक फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ये है कि द लॉ डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ द वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। अब देखो कि अकॉर्डिंग टू द लॉ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स। जो प्योर केमिकल कंपाउंड जो होते हैं ना, वो हमेशा एक ही तरीके के एलिमेंट्स रखते हैं, विच कॉम्बाइन टुगेदर। जो एक ही तरीके के जो एलिमेंट्स रखते हैं ना, जैसे CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन, तो वो कंबाइन टुगेदर जुड़ करके इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, वो जुड़ते हैं। ठीक है। तो बात करें उनके वेट, और उनका वेट भी क्या होता है, डेफिनेट होगा। जैसे कोई भी प्योर केमिकल में, जैसे मैंने CO2 का एग्जांपल दिया, तो कार्बन है तो कार्बन का वेट फिक्स रहेगा, है ना। तो कार्बन का वेट जैसे 24 ग्राम, अपन बात करें जस्ट अपोजिट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो उसका एटॉमिक वेट है। और फिर वैसे ही अपन ऑक्सीजन का बात करें तो 32। तो इस तरीके से जो इनका एटॉमिक वेट है वो क्या रहेगा, वो तो फिक्स रहेगा। लेकिन जो एक प्रोपोर्शन होगा वो भी क्या रहता है, इनका कांस्टेंट रहता है। जैसे H2O में हाइड्रोजन का और CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का। अब देखो कि इट मीन्स दैट द प्योर केमिकल कंपाउंड रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, कि इट मीन्स that in a pure chemical compound the ratio of elements by mass present in the always remains the same irrespective of source by which the compound was obtained। मीन्स जो प्योर केमिकल कंपाउंड में जो रेशियो होता है एलिमेंट्स का, है ना, जो मास प्रेजेंट ऑलवेज रिमेन सेम, तो जो मास है ना उनका वो हमेशा सेम रहेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स बाय विच कंपाउंड वाज ऑब्टेन। और अगर इसके मतलब इरिस्पेक्ट में बात करें तो सोर्स या फिर उस सोर्स से जिससे वो कंपाउंड प्राप्त होता है ना। जैसे किसी मैंने कार्बन लिया, कार्बन लेके और उसको मैंने मेजरमेंट किया, तो मैंने जिस सोर्स से, जैसे कि मैंने कोयले से कार्बन लिया है तो उससे उसका जो वेट मैंने लिया, तो जो उस कार्बन उसमें जो कोयले में, जैसे लकड़ी से कोयला लिया तो कोयले में जो उसका वेट था, है ना, तो फिर उस कोयले को अलग से अगर मैं लेके पाओ, अलग से अलग करके या उसको जला के जब मैं उसमें कार्बन का वेट करूंगा तो उसमें भी कार्बन का वेट क्या होगा, इक्वल मिलेगा। तो ये मेन चीज है कि जो भाई कंपाउंड का जो प्रोपोर्शन रहता है वो कैसा रहता है, इसमें हमेशा इक्वल रहता है। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से हमें पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ देखो कि प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम मैनी सोर्सेस। जो प्योर वाटर है वो हमें क्या कई सोर्सेस से मिल सकता है, जैसे कि रेन से भी मिल सकता है ना, रेन वाटर, और वाटर फ्रॉम वेल कुएं के पानी से, सी समुद्र से, रिवर नदी से। वाटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
पानी है वो किसका कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, जबकि इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स द वाटर सैंपल ऑलवेज, जब अपन इसके सोर्स की मतलब बात करें इन सोर्स को अगर अपन नेगलेक्ट करके और इनका अगर अपन वेट देखें तो इनमें जो टू एलिमेंट्स है ना, सब में एक में क्या पानी में कौन सा मॉलिक्यूल है, जैसे ए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो फिर वो जो टू एलिमेंट्स इन ए रेशियो ऑफ 1:8 बाय वेट, अगर उनके वेट की बात करें तो जैसे हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का क्या है, उसमें ऑक्सीजन का वेट क्या है, सेम है, कितना, 8, है ना। जैसे हाइड्रोजन का वेट मतलब इनका जो वेट है वो भी क्या है, एकदम इक्वल है, ठीक है। और जैसे और नीचे चेक करो कि सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड में बी ऑब्टेन बाय द नंबर ऑफ द मेथड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मैं बता रहा था, मैंने एग्जांपल भी दिया था कि बर्निंग ऑफ द कोल और कैंडल, जैसे कार्बन कार्बन सॉलिड फॉर्म में है और जब O2 की प्रेजेंस में जब वो जलता है तो CO2 गैस का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो इसमें जो कार्बन और जो ऑक्सीजन का जो वेट है ना, कार्बन और जो ऑक्सीजन का जो वेट है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। कार्बन और ऑक्सीजन का वेट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। और फिर जैसे अपन बात करें कि बाय हीटिंग द लाइमस्टोन, जैसे CaCO3 को अगर हम गर्म करें, CaCO3 को जो हम गर्म करते हैं ना, तो कैल्शियम का वेट कितना है, बताओ। हेलो, यहाँ पे देखो, तो कुल मिला के बात यह है कि जो इस कुछ ये क्वेश्चन आया नहीं इसमें, हाँ इसमें क्वेश्चन का नहीं दे रखा, लेकिन जैसे हीटिंग ऑफ लाइम स्टोन, तो मैं इसका वैसे बता देता हूँ कि लाइम स्टोन को जब अपन हीट करते हैं, CaCO3 को जब हम हीट करते हैं तो CaO क्या मिलता है, CaO, ये तो पढ़ने पढ़ा है 10th क्लास में भी, है ना, CaO और CO2, तो है ना, CaO और CO2, तो कैल्शियम का तो ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाई ऑक्साइड मिलेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड और जो अगर CO2 का अगर अपन अलग से वेट अगर नोट करेंगे, वेट लेंगे, तो वो किसके इक्वल निकलेगा, CaCO3 के वेट के इक्वल निकलेगा। अब इसमें जो इनका वेट है ना, एटॉमिक वेट, वो क्या रहता है, जैसे पर्टिकुलर में जो एटॉमिक वेट रहेगा ना वो सेम रहेगा। जैसे प्रोडक्ट का अपना सॉरी रिएक्टेंट का जो एटॉमिक वेट है ना, वो किसके वेट के, प्रोडक्ट के वेट के इक्वल रहता है। हाँ, जो उसमें जैसे एक एलिमेंट्स है ना, प्रोडक्ट के वेट के तो इक्वल रहेगा, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है ना। इस बात को समझने की कोशिश करो कि जो रिएक्टेंट का वेट है वो किसके, प्रोडक्ट के वेट के इक्वल रहेगा, तो ये है लॉ ऑफ कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ मास, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। लेकिन जो प्रोडक्ट हैं उनमें जो एलिमेंट है ना, जैसे ये वाला एक इसमें कार्बन और इसमें CO2, CO2 वाले में जो कार्बन है, तो इन दोनों में भी क्या रहेगा, वो वेट इक्वल रहेगा। जैसे इसमें कार्बन का वेट 6 है ना, तो इसमें भी कार्बन का वेट 6 ही रहेगा, है ना। और जिस प्रपोर्शन में ये मिलते हैं, जैसे कि भाई एक कार्बन का और दो ऑक्सीजन का, तो वो प्रपोर्शन भी क्या होगा इसमें, वो प्रपोर्शन भी सेम रहता है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट आता है अपना लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में बात करते हैं, एक मिनट पहले।